जंग आज़ादी में शामिल था सबका लहू, फिर क्यों मांगा जाता है मुसलमानों से वफादारी का सबूत? क्यों मिटाया जा रहा है इतिहास से मुसलमानों का वजूद? सवाल मुल्क, मुसलमान और ईमान का। तारीखी पन्नों से जानिए देश की तकदीर संवारने वाले मुसलमानों की कहानी। पहले एपिसोड में हम बात करेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान की। साल 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। तब पीएम नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा, उनकी छवि खान मार्केट गैंग या लुटियंस दिल्ली ने नहीं गढ़ी है, बल्कि 45 साल के कठिन परिश्रम से उनकी ये छवि बनी है जिसे कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इस बयान के बाद खान मार्केट और वहां रहने वाले चर्चा में आ गए, लेकिन सवाल भी उठ खड़े हुए। मान लीजिए अगर उस मार्केट का नाम खान न होकर कुछ और होता तो क्या तब भी वो जगह पीएम मोदी को ऐसे ही चुभती? क्या भारत के सुनहरे इतिहास में से मुसलमानों के योगदान को जीरो करने की साजिशें हो रही हैं? जिन मुस्लिम रहनुमाओं ने देश को संवारने में अपनी ताकत झोंक दी, क्या उनके ऐतिहासिक पन्नों की स्याही मिटाई जा रही है? भारत सरकार ने खान मार्केट का नाम अब्दुल जब्बार खान के नाम पर रखा था। अब्दुल जब्बार स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और महात्मा गांधी के दोस्त अब्दुल गफ्फार खान के भाई थे। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें किसी ने बादशाह खान, किसी ने बाचा खान तो किसी ने फखरे अफगान कहा। भारत में उन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा गया। अब्दुल जब्बार खान के नाम पर मार्केट का नाम खान मार्केट इसलिए रखा गया क्योंकि भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त सांप्रदायिक तनाव के माहौल में अब्दुल जब्बार लाखों हिंदुओं को पाकिस्तान से सुरक्षित निकाल कर भारत लाए थे और वो लोग खान मार्केट में आकर बसे थे। अब सोचिए, खान मार्केट गैंग कहने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? लेकिन जब इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती है तो फिर उस बहस में कई और पन्ने खुल जाते हैं। ऐसा ही एक पन्ना खुला खान अब्दुल गफ्फार खान का। वो खान अब्दुल गफ्फार खान जो अंग्रेजों के खिलाफ पठानों को एकजुट करने के लिए कहते थे, इस्लाम अमल, यकीन और मोहब्बत का नाम है। हम खुदा के बंदे हैं, दौलत या मौत की हमें कदर नहीं है। हमारे नेता सदा आगे बढ़ते चलते हैं, मौत को गले लगाने के लिए हम तैयार हैं। मैं आपको एक ऐसा हथियार देने जा रहा हूँ जिसके सामने कोई पुलिस और कोई सेना टिक नहीं पाएगी। ये मोहम्मद साहब का हथियार है, लेकिन आप लोग इससे वाकिफ नहीं हैं। ये हथियार है सब्र और नेकी का। दुनिया की कोई ताकत इस हथियार के सामने टिक नहीं सकती। ये वो दौर था जब देश में नमक कर के खिलाफ महात्मा गांधी दांडी मार्च शुरू कर चुके थे। दूसरी तरफ पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों को अहिंसा के साथ अंग्रेजों को भगाने की कवायद शुरू कर दी थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में ही संयुक्त स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर भारत बनाने के लिए साल 1920 में खुदाई खिदमतगार नाम से संगठन बनाया। खुदाई खिदमतगार यानी खुदी की बनाई हुई दुनिया के सेवक। खान अब्दुल गफ्फार खान पख्तूनों के प्रमुख नेता बन गए। यहाँ तक पहुँचने में कड़ी मेहनत शामिल थी। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 को हुआ। उनके पिता ने विरोध के बावजूद उनकी पढ़ाई मिशनरी स्कूल में कराई थी। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने गृहनगर उस्मान जई में एक स्कूल खोला जो थोड़े ही महीनों में चल निकला, पर अंग्रेजी हुकूमत ने उनके स्कूल को 1915 में प्रतिबंधित कर दिया। अगले 3 साल तक उन्होंने पश्तूनों को जागरूक करने के लिए सैकड़ों गांवों की यात्रा की। इसके बाद लोग उन्हें बादशाह खान के नाम से पुकारने लगे। यही वजह थी कि पठानों पर उनकी बातों का पूरा असर हो रहा था। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। गांधी ने नमक हाथ में लेकर कहा कि इस नमक के साथ ही मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला रहा हूं। गांधी के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खान पेशावर में मार्च निकालने लगे। सभी शांतिपूर्वक अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर थे। इनमें खुदाई खिदमतगार के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। 23 अप्रैल 1930 की बात है। अंग्रेज सरकार की आलोचना करने वाले भाषण देने के जुर्म में खान अब्दुल गफ्फार को पेशावर में अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार करा दिया। यह खबर पेशावर के किस्सा खानी बाजार में आग की तरह फैली। उन लोगों ने अपने नेता को छुड़ाने के लिए अहिंसक रूप से प्रदर्शन करना शुरू किया। इस दौरान और भी खुदाई खिदमतगार नेताओं की गिरफ्तारी हुई, मगर इस गिरफ्तारी से खुदाई खिदमतगार के सदस्यों में खौफ पैदा नहीं हुआ, बल्कि गिरफ्तारी ने और उनके हौसले बुलंद कर दिए। आज़ादी के मतवाले बनकर वो अहिंसावादी रहस्य गिरफ्तारी के खिलाफ जुलूस निकालने लगे। इस जुलूस में न सिर्फ पश्तून पठान थे, बल्कि सिख और हिंदू भी शामिल रहे। भीड़ इस तरह जमा होती गई जैसे जलियांवाला बाग में एकदम निहत्थ थी। किसी को पता नहीं था कि पेशावर के किस्सा खानी बाजार में जलियांवाला बाग हत्याकांड दोहराया जाने वाला है। सब शांति से चल रहे थे, तभी 2 ब्रिटिश बख्तरबंद गाड़ियां किस्सा खानी चौक पर आ खड़ी हुई। 2 प्लाटून गढ़वाल राइफल्स को उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म अंग्रेजी हुकूमत ने दे दिया, मगर हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। बाद में इनका कोर्ट मार्शल हुआ और अंग्रेजी हुकूमत ने कड़ी सजा दी। उस निहत्थी भीड़ पर
गोली चली, लाशें उस तरह गिरती गईं जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। कुछ जगह तो ये मिलता है कि खुदा खिदमतगार के सदस्य मरने के लिए सीना तान कर आगे खड़े हो जा रहे थे। जब उनको गोलियां लगती तो फिर कुछ और लोग आगे आकर खड़े हो जाते। अंग्रेजी आंकड़े इसमें मरने वालों की संख्या 20 बताते हैं, मगर देशभक्तों ने इनकी संख्या 200 से 400 तक बताई है। अंग्रेजों ने इस हत्याकांड की लीपापोती करने की भरपूर कोशिश की। अंग्रेजों ने कहानियां गढ़ी, कहा जुलूस ने सेना पर पत्थरबाजी की, इसलिए सेना को हमला करना पड़ा। खान अब्दुल गफ्फार खान इस मुद्दे को ब्रिटिश सम्राट के सामने ले गए। सम्राट जॉर्ज 6 ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। लखनऊ के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस नेमतुल्लाह चौधरी जांच अधिकारी नियुक्त किए गए। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य ने अंग्रेजों के हक में फैसला देने के लिए लालच दिया। उनसे कहा गया कि आपको सर, नाइट, लॉर्ड की उपाधियां देंगे, मगर जस्टिस नेमतुल्लाह ने सारी उपाधियां ठुकरा दी। ब्रिटिश सेना को निर्दोषों पर गोलियां चलाने का दोषी बताया। अब सवाल यहाँ एक ये उठता है कि इस हत्याकांड को क्यों बुला दिया गया, क्यों इस पर पर्दा डाल दिया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि यहाँ मरने वाले लोगों की अधिक संख्या मुसलमानों की थी? क्या इसलिए ताकि भारत की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान शून्य किया जा सके? जिस तरह जलियांवाला बाग की बरसी मनाई जाती है, उस तरह हम इस हत्याकांड को क्यों नहीं याद रखते? किस्सा खानी बाजार हत्याकांड तो उसी नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को छुड़ाने के लिए हुआ जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, जो अखंड भारत का ख्वाब लेकर चल रहे थे। इस हत्याकांड के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार के सदस्यों से मुस्लिम लीग की मदद लेने को कहा, मगर उसके नेताओं ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम ब्रिटिश अधिकारियों को नाराज नहीं कर सकते। ये वजह थी कि कांग्रेस के साथ खुदाई खिदमतगार के संबंध ज्यादा मजबूत हुए। साल 1930 में गांधी इरविन समझौते के बाद ही अब्दुल गफ्फार खान को जेल से रिहा किया गया। साल 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत की प्रांतीय विधानसभा में बहुमत हासिल किया तो खान मुख्यमंत्री बने। उसके बाद साल 1942 में वो फिर गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद तो 1947 में अंग्रेजों से मुल्क आज़ाद होने के बाद ही उन्हें जेल से आज़ादी मिली। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्हें कई बार कठोर जेल यातनाओं का शिकार होना पड़ा। उन्होंने जेल में ही सिख गुरु ग्रंथ और गीता का अध्ययन किया। उसके बाद सांप्रदायिक सौहार्द के लिए गुजरात की जेल में उन्होंने संस्कृत के विद्वानों से गीता और मौलवियों से कुरान की कक्षाएं लगवाईं ताकि लोगों के मन से भेद खत्म हो जाए और एक साथ मिलकर देश का निर्माण करें। उनकी खूबियों को देखते हुए महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई ने कहा था कि गफ्फार खान तो अपनी खूबियों की वजह से गांधी जी से भी आगे निकल गए। एकनाथ ईश्वरन गफ्फार खान की जीवनी नॉन वायलेंट सोल्जर ऑफ इस्लाम में लिखते हैं, भारत में 2 गांधी थे, एक मोहनदास करमचंद और दूसरे खान अब्दुल गफ्फार खान। अपनी डॉक्यूमेंट्री द फ्रंटियर गांधी बादशाह खान 1824 के बारे में बताते हुए मैकलोहान ने लिखा, 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित हुए बादशाह खान की जिंदगी और कहानी के बारे में लोग कितना कम जानते हैं। 98 साल की जिंदगी में 35 साल उन्होंने जेल में सिर्फ इसलिए बिताए कि इस दुनिया को इंसान के रहने की एक बेहतर जगह बना सकें। सामाजिक न्याय, आज़ादी और शांति के लिए जिस तरह वो जीवन भर जूझते रहे, वो उन्हें नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी जैसे लोगों के बराबर खड़ा करती हैं। 16 जुलाई 1940 को सेवाग्राम में एक कार्यक्रम में गांधी ने खुद कहा था, खान साहब पठान हैं। पठानों के लिए तो कहा जा सकता है कि वे तलवार बंदूक के साथ ही जन्म लेते हैं। पठानों में दुश्मनी निकालने का रिवाज इतना कठोर है कि यदि किसी एक परिजन का खून हुआ हो तो उसका बदला लेना अनिवार्य हो जाता है। एक बार बदला लिया कि फिर दूसरे पक्ष को उस खून का बदला लेना पड़ता है। इस प्रकार बदला पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलता है और बैर का अंत ही नहीं आता। ये हुई हिंसा की पराकाष्ठा, साथ ही हिंसा का दिवालियापन, क्योंकि इस प्रकार बदला लेते लेते परिवारों का नाश हो जाता था। खान साहब ने पठानों का ऐसा नाश होते देखा, इसलिए उन्होंने समझ लिया कि पठानों का उद्धार अहिंसा में ही है। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने लोगों को सिखा सकूं कि हमें खून का बदला बिल्कुल नहीं लेना है बल्कि खून को भूल जाना है, तो बैर की ये परंपरा समाप्त हो जाएगी और हम जीवित रह सकेंगे। ये सौदा नकद का था। उनके अनुयायियों ने उसे अंगीकार किया और आज ऐसे खिदमतगार देखने में आते हैं जो बदला लेना भूल गए हैं। इसे कहते हैं बहादुर की अहिंसा या सच्ची अहिंसा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अहिंसा का दामन ऐसा थामा कि मौत आ गई, मगर अपने ऊपर हुए जुल्म को लेकर किसी से उफ तक ना कहा, बल्कि उन्होंने अपने ऊपर हर जुल्म का सब्र किया। उनकी इस खूबी वाले किरदार से पठान तो क्या, ब्रिटिश भी प्रभावित हो गए। साल 1939 में म्यूरियल लेस्टर नाम की एक ब्रिटिश शांतिवादी ने जब सीमा प्रांत का दौरा किया तो बादशाह खान के अहिंसक व्यक्तित्व से इस कदर प्रभावित हो गई कि उन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी में लिखा, खान अब्दुल गफ्फार खान को भली भांति जान लेने के बाद मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जहाँ तक दुनिया भर में अद्भुत व्यक्तियों से मिलने का सवाल है,
इस तरह का सौभाग्य मुझे अपनी ज़िंदगी में शायद कोई और नहीं मिलने वाला है। वे न्यू टेस्टामेंट की सौम्यता से युक्त ओल्ड टेस्टामेंट के राजकुमार हैं। वे कितने भगवत पारायण हैं। आपने उनसे हमारा तारीफ कराया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भारत के बंटवारे पर अड़ी हुई थी, तब बादशाह खान ने इसका सख्त विरोध किया। आखिरकार जनमत संग्रह के माध्यम से पाकिस्तान में विलय का विकल्प मान्य हुआ। तब खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, आपने हमें भेड़ियों के लिए छोड़ दिया। जून 1947 में उन्होंने पश्तूनों के लिए पाकिस्तान से एक अलग देश की मांग की, लेकिन ये मांग नहीं मानी गई, बल्कि उनके आंदोलन को कुचल दिया गया। बंटवारे के बाद वे पाकिस्तान चले गए। फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। पाकिस्तान सरकार उन्हें अपना दुश्मन समझती थी, इसलिए वहां उन्हें कई साल जेल में रखा गया। 1988 में हाउस अरेस्ट के दौरान पाकिस्तान में ही उनका निधन हो गया। जिंदगी भर अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले बादशाह खान की अंतिम यात्रा भी अहिंसक न रह सकी। उनकी अंतिम यात्रा में 2 विस्फोट हुए, जिसमें 15 लोग मारे गए। आज खान अब्दुल गफ्फार खान भुला दिए गए। क्या आप चाहेंगे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, सांप्रदायिक सौहार्द के रहबर, शांति के मसीहा जो हमें इंस्पायर करते हैं, उनको आने वाली नस्लें बिल्कुल भूल जाएं? अगर नहीं तो मेरी अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ये कहानी दूसरों को भी सुनाएं। मेरे यूट्यूब चैनल रोहित उपाध्याय को सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।